गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिस्ट्री के दूसरे क्लास में हम शुरू करेंगे एक बार फिर से द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अगला पार्ट। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे बॉर्बन डायनेस्टी का लुई 16 1774 में फ्रांस का राजा बना। राजा बनने के बाद उसने पाया कि फ्रांस की जो ट्रेजरी है, खजाना है, वो खाली है। तो ये कहानी मैं आपको रिवाइज करने के लिए सुना रहा हूँ ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो खाली खजाने को भरने के लिए लुई 16 ने कुछ टैक्स लगाने का सोचा और इसके लिए उसने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई, जहाँ पे थर्ड स्टेट के लोग, जिसमें कि छोटे छोटे किसान थे, आर्टिसंस थे, मर्चेंट्स थे, और वो सारे लोग जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में शामिल नहीं थे, वो सारे लोग थे। उन लोगों ने इस मीटिंग से बायकट कर दिया। बायकट करने के बाद उन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई। इसके बाद ब्रेड की बढ़ी हुई कीमतों के कारण 14 जुलाई 1789 को लोग पेरिस की गलियों में आए, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया और यहाँ तक की कहानी आपने पिछले क्लास में पढ़ी और सुनी है। जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि रिवॉल्ट के क्या कारण थे। रिवॉल्ट के मुख्य कारण थे ब्रेड की बढ़ी हुई कीमतें, लोगों के वज़न का नहीं बढ़ना, उनके खर्चों का बढ़ जाना। इसके अलावा ये अफवाहें फैलना कि जो लॉर्ड ऑफ मैनर्स थे, मैनर को लेकर के कन्फ्यूजन था बच्चों में। मैनर क्या है मैंने बताया था। मैनर का मतलब होता है जागीर। जागीर यानी कि जो राज्य है वो अपने राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट देता है और उन्हें हम मैनर कहते हैं। जागीर का सीधा मतलब संपत्ति भी है। तो छोटे छोटे जो राज्य के हिस्से थे उनको फ्रांस में बांट दिया गया था और उनको अलग अलग लोगों को वहाँ से टैक्स वसूलने के लिए वहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया था। दे वेयर कॉल्ड लॉर्ड ऑफ मैनर्स। तो ऐसी अफवाहें भी फैली कि ये लोग जो हैं वो ऐसी अफवाहें फैली कि राजा के जो लोग हैं, जो लॉर्ड ऑफ मैनर्स हैं, उन्होंने अपने गुंडों की सहायता से जो किसानों के फसल थे उनको बर्बाद करने के लिए, उनको जलाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए उन्हें भेजा है। इस अफवाह से गुस्सा होकर के लोग जो थे वो सरकारी बिल्डिंग्स को तोड़ने लगे, अनाज के भंडार लूटने लगे और गांव से लेकर शहरों तक हर जगह रिवॉल्ट की आंधी सी आ गई, जिसमें कि 14 जुलाई को बस्टाइल के किले को तोड़ने वाली घटना भी शामिल है। बस्टाइल का किला जो कि एक कैद खाना था, एक जेल की तरह था। लोग वहाँ पे बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और उन्होंने वहाँ के कमांडर को मार करके वहाँ से कैदियों को आज़ाद कर दिया। अब तक की कहानी आप सुन चुके हैं। अब आगे की कहानी पे हम आगे रुख करते हैं। जब लुई 16 को ये लगने लगा कि अब मैं राजा नहीं बना रहूँगा और लोग मेरे खिलाफ विद्रोह करने को तैयार हो गए हैं और अब ये स्थिति पहले वाली स्थिति नहीं हो पाएगी, तो 4 अगस्त 1789 को लुई 16 ने अपना, एक तरह से कहिए तो अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए वो तैयार हो गया और उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के रूप में शासन करने की बात जो कि नेशनल असेंबली के द्वारा उसे ऑफर की गई थी, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है उसको आप समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक ऐसी मोनार्की होती है जहां राजा तो होते हैं लेकिन वो अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से शासन नहीं कर पाते। अब से पहले वहाँ पे ऑटोक्रेसी थी, राजा की जो इच्छा होती थी वो किया करते थे। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो मोनार्क थे वो कैसे काम करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। मोनार्क विल रूल ऑन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग वो शासन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वो शासन नहीं करेंगे। तो जब 4 अगस्त 1789 को ये तय हुआ तो इसमें फर्स्ट स्टेट को भी अपने प्रिविलेजेस को छोड़ना पड़ा, जिसमें कि चर्च को अपनी सारी संपत्ति जिस पे उसने कब्जा कर रखा था उसे छोड़ना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि लगभग नेशनल असेंबली की जो सरकार थी उसे 2 बिलियन लीवर का फ़ायदा हुआ। 2 बिलियन लीवर की संपत्ति उसे इकट्ठी हो गई वहाँ पे, ऐसे संपत्तियों को जब्त करने के कारण जो कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों के कब्जे में थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1791 में जो संविधान बनाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा, वो लागू किया गया। ये संविधान क्या था इसको हम थोड़ा ब्रीफली में समझते हैं इस चार्ट के द्वारा। सबसे पहले
1791 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड इन फ्रांस विच इज फ्रेम्ड बाय नेशनल असेंबली। 1791 में वो संविधान लागू किया गया फ्रांस में जो कि नेशनल असेंबली के द्वारा फ्रेम किया गया था। अब ये संविधान क्या था? इस संविधान में वहाँ के लोगों को, वहाँ के सिटीजन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक था पैसिव सिटीजन और दूसरा था एक्टिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन, इन्हें नो वोटिंग राइट्स, वोटिंग का कोई अधिकार नहीं था। अबाउट 3 मिलियन मेन, विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, 3 मिलियन के आसपास महिलाएं, पुरुष और बच्चे और साथ ही नवयुवक जो कि 25 साल से कम उम्र के थे वो उसमें शामिल थे। यहाँ मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि सिर्फ मर्दों में 25 वर्ष की बात थी, जबकि महिलाओं में सभी महिलाओं को वोटिंग राइट से दूर किया गया था। महिलाओं को किसी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं था, चाहे वो 25 साल से कम के हों, चाहे वो 25 साल से ज़्यादा के हों। तो 25 साल से कम के पुरुषों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था और सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा था एक्टिव सिटीजन, entitled to vote about 4 million of a population of 28 million। जैसा कि मैंने पहले बताया पिछले क्लास में, फ्रांस की आबादी उस समय लगभग 28 मिलियन के आसपास थी। इसमें से 4 मिलियन लोगों को वोटिंग का अधिकार था। अब ये स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि वोटिंग का अधिकार किस आधार पे था। तो ये जान लें, उस समय जो भी व्यक्ति 3 दिन की वेजेस के बराबर टैक्स पे करता था उसे एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया, जबकि वैसे लोग जो कि 3 दिन से कम का टैक्स पे करते थे या उससे उतना टैक्स नहीं पे करते थे या किसी प्रकार का टैक्स नहीं पे करते थे, उन लोगों को पैसिव सिटीजन के रूप में क्लासिफाई किया गया। 3 दिन का वेजेस आपको मैं समझा दूं अपने साधारण शब्दों में। सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ अभी एक मजदूर को 1 दिन की मजदूरी 300 रुपये देते हैं, तो 3 दिन की मजदूरी कितनी होगी? 300 गुने 3 दैट इज 900 रुपया। यानी कि जो व्यक्ति 900 रुपये टैक्स देता होगा वो एक्टिव सिटीजन होगा और जो उससे कम देगा या टैक्स नहीं देगा वो पैसिव सिटीजन होगा। तो वहां के केस में जैसी वहां की करेंसी थी, जो उस समय वेजेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग में आप समझ लेंगे उस चीज को कि जो भी व्यक्ति 3 दिन या उससे ज्यादा के वेजेस के बराबर या उससे ज्यादा टैक्स देता होगा वो एक्टिव सिटीजन होगा, उसे वोटिंग राइट्स होंगे। और जो व्यक्ति 3 दिन के वेजेस से कम टैक्स देता होगा या टैक्स नहीं देता होगा वो पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में आएगा। अब इनका क्या रोल था? एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टर्स चुनते थे, जिसमें 50,000 लोग होते थे, 50,000 मैन। ये 50,000 लोग नेशनल असेंबली का इलेक्शन इलेक्ट करते थे, जिसमें 745 मेंबर्स होते थे। नेशनल असेंबली में कितने लोग होते थे? 745 और इलेक्टर कितने? 50,000 लोग 745 मेंबर्स का चुनाव करते थे, जिसे हम नेशनल असेंबली कहते थे। और ये जो नेशनल असेंबली है वो किंग को डायरेक्टली कंट्रोल करती थी, यानी कि नेशनल असेंबली के इच्छा के बिना किंग कोई भी काम नहीं कर सकते थे। यही नहीं, ये जो नेशनल असेंबली है वो मिनिस्टर पे भी कंट्रोल करती थी। इसके अलावा अब ये जो एक्टिव सिटीजन थे इन्हें ही अधिकार था जजों को भी चुनने का। जजों का चुनाव ये करते थे डायरेक्टली अपने वोट के जरिए। यहाँ पे स्पष्ट कर दें, पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, उस समय नेशनल असेंबली ने पावर को सेंट्रलाइज होने से रोकने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, जुडिशियरी, एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जैसा कि हमारे यहाँ अभी ये सिस्टम आप जानते हैं, जुडिशियरी जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, जहाँ पे न्याय के काम होते हैं, जज होते हैं और वहाँ पे लोगों को न्याय दिया जाता है। दूसरा एक्सिक्यूटिव, जो कि काम को करने का काम करती है, कोई भी काम को वो करती है। तीसरा लेजिस्लेचर यानी विधायिका, जो कि कानून बनाने का काम करती है, ये है लेजिस्लेचर यानी विधायिका, जिसमें हमारे MP, MLA, मुखिया इत्यादि जिनका हम चुनाव करके चुनते हैं, ऐसे लोग जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो इस तरह से 3 हिस्सों में बांटा गया और इसमें इस चुनावी प्रक्रिया के जरिए वहां पे सरकार को चलाने का काम किया गया। बात करेंगे हम उन राइट्स की जो कि वहां के आम लोगों को मिला, जो साधारण लोग थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कौन से राइट्स मिले। तो वो मैंने बोर्ड पे लिखा है, राइट्स डिक्लेयर बाय न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला राइट टू लाइफ,
जीने का अधिकार। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी, कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी के अनुसार कहीं पे भी स्पीच दे सकता था और उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ था। तीसरा, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार। ये भी उस समय नई संविधान बनाई गई उसमें आम लोगों को यह अधिकार दिया गया। और चौथा था इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि हर एक व्यक्ति को बराबर अधिकार देता था कानून के सामने। यानी कानून के सामने हर एक व्यक्ति बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, मंत्री हो या साधारण एक सर्वेंट हो या एक पीजेंट हो, सारे लोग कानून के सामने बराबर थे। ये नया जो संविधान बनकर के आया 1791 में, उसमें आम लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए ये राइट्स की बात कही गई और इन राइट्स को कहा गया, दिस राइट्स वेर कॉल्ड इनएलिएबल राइट्स। ये एक तरह का नेचुरल राइट्स था, यानी जो भी व्यक्ति फ्रांस में जन्म लेगा उसे इस तरह के अधिकार सरकार के द्वारा देने ही होंगे और इनकी रक्षा करने का काम भी सरकार ही करेगी। इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी सरकार करेगी। ऐसा उस समय के संविधान के द्वारा ये क्लियर किया गया। तो इसके बाद भले ही लुई 16 ने संविधान के ऊपर साइन कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे और उसने उन सारी शर्तों को मान लिया था जो कि नेशनल असेंबली ने उसे मानने को कहा था, लेकिन मन ही मन वो अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने की इच्छा नहीं छोड़ पा रहा था। इसके अलावा फ्रांस के अगल बगल के जो देश थे, जैसे प्रसा, ऑस्ट्रिया, वो भी फ्रांस की गतिविधियों पर लगातार नज़र रख रहे थे और उन्हें भी इस बात का भय था, खतरा था कि यदि फ्रांस की क्रांति सफल हो गई और वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, मोनार्की का अंत हो गया, तो हो सकता है कि इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश के लोग भी रिवॉल्ट करें और हमारे यहाँ भी वो मोनार्की को ख़त्म करने का प्रयास करें और डेमोक्रेसी को लाने का प्रयास करें। तो इस बीच में फ्रांस का जो राजा था लुई 16, उसने गुप्त तरीके से एक संधि कर ली, एक मीटिंग की और उसने ऐसा योजना बनाया, ऐसा प्लान बनाया कि जब तक कि ये नेशनल असेंबली वाले पूरे फ्रांस के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लेंगे, इसमें जो वक्त लग रहा है, इस बीच में हम लोग चुपके से इनके ऊपर हमला कर देंगे और फिर से हम वहाँ पे मोनार्की को एस्टैब्लिश कर देंगे। लेकिन नेशनल असेंबली के लोग काफ़ी बुद्धिमान थे, उनके गुप्तचर भी जहाँ तहाँ फैले हुए थे और उन्हें भी इस बात की खबर लग गई इससे पहले कि ऑस्ट्रिया या प्रसा लुई 16 की मदद के लिए फ्रांस के ऊपर नेशनल असेंबली के खिलाफ हमला करते, आक्रमण करते। उससे पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने ही ऑस्ट्रिया और प्रसा के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस हमले में जो भी थर्ड स्टेट के लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो सर्वेंट्स थे, जो पीजेंट्स थे, चूंकि ज़्यादा संख्या तो थर्ड स्टेट के लोगों की थी, इन लोगों ने जमकर के हिस्सा लिया इस युद्ध में। उन्होंने इस युद्ध को एरिस्टोक्रेट या कहें तो आप वीआईपी लोग कहें, बड़े लोगों के खिलाफ छोटे लोगों की लड़ाई का रूप दे दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, अब जो हमको डेमोक्रेसी मिली है, हमारे जो अधिकार मिले हैं, ये लोग अब हमसे छीनना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। और नतीजा ये हुआ कि पूरे देश भर से लोग इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए पेरिस की गलियों में आने लगे, मार्च करने लगे और लगातार ऐसे वॉलेंटियर्स की संख्या बढ़ने लगी जो कि फ्रांस के नेशनल असेंबली के फेवर में युद्ध करने के लिए तैयार थे। इसी बीच में रॉजर्ट डे एस्ले एक पोएट हैं, इन्होंने एक पोएम लिखा जिसका नाम था मर्सेल्स। ये मर्सेल क्या है? तो मैसले जो है वो एक राष्ट्रगीत था, देशभक्ति गीत था और ये जो नवयुवक थे वो पेरिस की गलियों में जब कूच करते थे, जब उधर मूव करते थे, तो वो ये गीत अपने होठों पर गुनगुनाते थे। नतीजा ये हुआ कि आगे चल करके इसी मर्सेलेस को वहाँ का नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया गया। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है बच्चों, मर्सेलेस, या फिर हो सकता है ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, तो आपका जवाब होगा मर्सेलेस। इसके पोएट कौन थे? तो रॉजर्ट डे एस्ले, यहाँ पे एल साइलेंट है, रॉजर्ट डे एस्ले, इन्होंने ही इस पोएम की रचना की थी, इन्होंने इस पोएम को लिखा था मर्सेलेस। और ये उसी समय फेमस हुआ जब 1792 में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रसा के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया, उस समय ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ।
आज मैं चैप्टर को यहीं पे रोकूंगा। आपके लिए मैं कुछ होमवर्क मैंने तैयार किया है, आपके लिए मैंने फेयर भी तैयार किया है। तो अभी मैं PDF में वो फेयर आपको डाल दे रहा हूँ इस ग्रुप में। आप बच्चे जो हैं सभी ये काइंडली, मैंने मेहनत करके फेयर तैयार किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा मेहनत करें और उस फेयर को अपने अलग एक कॉपी में, हिस्ट्री की एक अलग कॉपी बनाएं जिसमें कि उस फेयर को कंप्लीट करें, ताकि जब स्कूल खुले तो आपके पास ज़्यादा परेशानी नहीं हो। उस समय आप यदि फेयर कंप्लीट रखते हैं, इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। थैंक यू।